Hello everyone, welcome back once again in your own YouTube channel Hydrogen Classical Chemistry. I am Tirthpal. Today we will discuss another very important topic. The topic is the law of chemical composition. तो इन law of chemical composition को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी से. After that we will study about the law of chemical composition. In this series of law of chemical composition we will discuss 5 laws which is written on the board here. First is law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions and Gay-Lussac law of combining volumes. तो इन पांचों लॉ को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ये केमिकल कंपोजिशन है ये वो लॉज हैं जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए काम आते हैं. ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके पढ़ते हैं. आइए इसे स्टार्ट करते हैं. अभी स्टार्ट करते हैं एटम और मॉलिक्यूल से. तो अगर हम बात करें एटम्स की तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसका मतलब है कि एटम किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. जैसे एग्जिस्ट करते हैं वो एटम्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर जैसे कोई मेटल्स होती हैं उनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब उसका सिंगल एटम हम आइसोलेट कर सकते हैं. लेकिन एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कुछ गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये डबल एटम्स यानी 2 एटम इनके एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इनको हम बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसी तरीके से जैसे फॉस्फोरस है उसके 4 एटम यानी P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो एटम्स की बात करें तो एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इसके बाद बात आती है मॉलिक्यूल्स की. मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली. मतलब मॉलिक्यूल भी सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. जैसे बात करें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं. इसी तरीके से लेकिन अगर बात करें हम मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल. एलिमेंटल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूल एलिमेंटल मॉलिक्यूल. जबकि जैसे वाटर है जो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है इसलिए ये एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन एक एटम और 2 उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में 3 एटम पाए जाते हैं तो ये बन गया कंपाउंड मॉलिक्यूल. इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम गिव्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम गिव्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. इन सब एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. पहले इनके मीनिंग समझते हैं. देखो जब भी केमिस्ट्री में कोई हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं या कोई भी केमिकल चेंज देखते हैं मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनना, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, ये सब के सब कुछ केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करते हैं और वो केमिकल प्रोसेसेस ही हमें स्टडी करने पड़ते हैं. तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. तो इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो ये लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लॉ बहुत छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है. क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाने लग जाता है साइंस के अंदर. तो क्या होता है ये लॉ, आइए इसको स्टडी करते हैं. इस लॉ को जो स्टेटमेंट सबसे पहले दिया गया था वो एंटोनी लवोशियर ने दिया था जिनको हम द फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द स्टेटमेंट इज दैट during physical and chemical changes the total mass of the reactant is always equal to the total mass of product. इसका मतलब ये है कि या तो कोई केमिकल प्रोसेस हो या फिर कोई फिजिकल चेंजेज हो तो उसके अंदर रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का मिलने वाला होता है. जैसे अगर हमने 10 ग्राम एक रिएक्टेंट लिया, उसका रिएक्शन किसी 20 ग्राम दूसरे रिएक्टेंट के साथ हुआ तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो 10 + 20 यानी 30 ग्राम बनने वाला है. ये ज़रूर रहे कि जो केमिकल प्रोसेस है वो मोल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करे. तो इसी लॉ की जो आसान शब्दों में दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज
इट रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी प्रोडक्ट अपने आप में कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से ही बनाया जा सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मास सिर्फ एक सब्सटेंस का मास किसी दूसरे सब्सटेंस के मास में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, तो अगर हम उसको हीट करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितना कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास होता है वो गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते वक्त कुछ और बातें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 4.90 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग decomposed to give 1.94 gram of oxygen and 2.96 gram of potassium chloride, shows that these results illustrate the law of conservation of mass। पूछा गया है कि क्या ये एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। हमें सिर्फ ये करना है कि जो रिएक्टेंट है उसको लिखना है कि ClO3 इज़ अ रिएक्टेंट, इट गिव्स द प्रोडक्ट KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अगर हम इन तीनों का वेट इसके सामने कोरिस्पोंडिंग लिखें तो टोटल रिएक्टेंट का वेट आता है 4.90 ग्राम और टोटल प्रोडक्ट्स का जो वेट आता है वो भी आता है 4.90 ग्राम। इसका मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो वी कैन से दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बात की जाती है तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब कोई केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें थोड़ा सा मास डिफेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी के रूप में लिबरेट हो जाता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो दोनों मासेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और जो मास डिफेक्ट है ये हम आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E=mc²। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास डिस्ट्रॉय हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। E=mc²। E मीन्स एनर्जी, m मीन्स मास डिफेक्ट, c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब वैल्यू रखते हैं इसकी तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ये E=m × 9 × 10⁻16। तो ये क्या बन जाता है? एक लिमिटेशन बन जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अब कुछ चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो अब एक नया लॉ लिखा जाता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये कंप्लीट लॉ बन जाता है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस के अंदर। तो इसकी स्टेटमेंट ये होती है, ड्यूरिंग फिजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर चेंजेस टोटल मास एंड एनर्जी of the reactant is always equal to the total mass and energy of product। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एनर्जी को और ऐड कर लिया जाता है और एक नया स्टेटमेंट और एक नया लॉ बन जाता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हमारे अर्थ पर या साइंस के अंदर जो भी हम केमिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं उन सभी में ये लॉ अप्लीकेबल होता है। दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ वी कैन से फॉर द मास एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसी कैटेगरी में लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की कैटेगरीज में हम सेकंड लॉ स्टडी करते हैं अब, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी लॉ का जो दूसरा नाम है इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले J.L. प्रोसेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं पहले, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, a chemical compound
is always made up of same element combined together in the same ratio by mass. इसको आसान शब्दों में हम समझें तो ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बनता है और जो एलिमेंट का मास होता है उनका रेशो हमेशा फिक्स रहता है, सेम रहता है. जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर बनता है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का. इसका मतलब 2 ग्राम तो हमें चाहिए हाइड्रोजन और 8 ग्राम चाहिए हमें, 16 ग्राम चाहिए हमें ऑक्सीजन 1 मोल वाटर के लिए. मोल क्या मतलब क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर. तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ? 1:8. तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जब भी हम स्टडी करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर 1/8 रेशियो पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का. तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की. तो जो ये प्रिंसिपल है, ये जो लॉ है, ये बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर केमिकल चेंजेस में अप्लीकेबल नहीं होता. जैसे दिस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल इफ़ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर यूज्ड. अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप कंपाउंड बनाते हैं तो ये लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं होता. जैसे बात करें नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8, जबकि हैवी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:4. तो ये क्या हो गया? इसका लिमिटेशन हुआ. दिस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोमर्स. आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर का मतलब है द मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. अलग अलग कंपाउंड्स जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, उनमें भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता. ये उनका लिमिटेशन बन जाता है. नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड लॉ इन दिस कैटेगरी ऑफ लॉ ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. तो थर्ड लॉ है, इसका नाम होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसको डॉल्टन ने प्रपोज किया था. इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले. When 2 elements combine to form 2 or more than 2 compound in which the weight of one element is fixed, then there will be a simple whole number ratio in the weight of other elements. इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए जिसमें कोई 3 एलिमेंट हो. कोई जो 3 एलिमेंट होंगे, उन 3 एलिमेंट्स में से हम कोई एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर देंगे. जैसे हमने 3 एलिमेंट लिए, ऑक्सीजन, कार्बन, इसके साथ में हमने कोई दूसरा कंपाउंड लेना है जिसको हम स्टडी करेंगे. तो हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड. एक कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन. तो दोनों का रेशियो कितना हुआ? 1:2. दोनों का रेशियो हुआ 1:2. इसके बाद में हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें 1 एटम कार्बन, 2 एटम ऑक्सीजन. तो इनमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है उन दोनों का रेशियो हुआ 12:32. तो इन दोनों के अंदर जो रेशियो होता है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 आता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. थोड़ा आसान शब्दों में समझने के लिए हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जब हम कंपाउंड स्टडी करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टोटल 5 टाइप के कंपाउंड बनाता है, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. इन सभी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेज हैं वो रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं. 28 ग्राम के रिस्पेक्ट में 16 ग्राम, 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में 16 ग्राम, 28 ग्राम के रिस्पेक्ट में 48 ग्राम, 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में 32 ग्राम, 28 ग्राम के रिस्पेक्ट में 18 ग्राम. अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं 14 ग्राम. तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ऑक्सीजन के वेट हैं अभी वो आ गए इन सभी कंपाउंड में 8 ग्राम, 16 ग्राम, 24 ग्राम
और 32 ग्राम 40 ग्राम। जब हम इन सब का रेशो देखते हैं तो इन सब का रेशो आता है 1:2:3:4:5। इसका मतलब जो ये लॉ है ये किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इट वाज प्रपोज्ड बाय रिस्टर व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद a fixed weight of third element, they do so in the same ratio in which they combine with each other or a simple whole number multiple of that ratio। हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन का हमने कंपाउंड लिया CH4। तो CH4 में कार्बन 12 ग्राम और हाइड्रोजन 4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो इन दोनों में क्या हुआ, कार्बन तो फिक्स है 12 ग्राम, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास वो कितना आया 4/32 मीन्स 1:8। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में प्रेजेंट हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप जब कोई कंपाउंड बनाएंगे, जब कोई थर्ड कंपाउंड बनाएंगे जैसे वाटर, तो ज़रूर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 1:8। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि कोई भी 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट किसी तीसरे के साथ जब कंपाउंड बनाएंगे तो जो तीसरे एलिमेंट का रेशियो होगा वो जब 2 एलिमेंट आपस में रेशियो कंबाइन होंगे तो वो सेम रेशियो के अंदर ही अपना एक कंपाउंड बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो लास्ट लॉ आता है इसी कैटेगरी के अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की कैटेगरी में, जिसको हम बोलते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसके नाम जो रखा गया है वो साइंटिस्ट के नाम से ही है। तो इसको जो प्रपोज किया था वो साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ गे-लुसेक। जो ये प्रिंसिपल है ये कंबाइनिंग वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए लिखा गया था। कंबाइनिंग वॉल्यूम मीन्स जब किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस की आपस में रिएक्शन होती है और गैसियस ही उनका प्रोडक्ट बनता है, तो उन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्टेटमेंट होती है ये, व्हेन एवर गैसेज रिएक्ट they do so in volumes that bears a simple whole number ratio with each other as well as to the volume of product. If they are also gases, provide the measurement of volume is carried out under similar condition of temperature and pressure। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई 2 गैसेज आपस में किसी सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ कंबाइंड होंगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम भी उनके साथ सिंपल होल नंबर में होगा। सिंपल होल नंबर का मतलब है 1 2 3 4, जो सिंपल होल नंबर रेशियो यानी सिंपल होल नंबर पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो अगर हम एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं अमोनिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस। तो एग्जाम्पल में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये बना रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो जो इनका रेशियो हुआ वो रेशियो हुआ 1:3:2। सो इसको हम बोलते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आई होप आप बात करें एग्जाम्पल की, तो हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो है 2:1 और जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें उसका रेशियो है कितना 2 वॉल्यूम। तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो वॉल्यूम रेशियो है वो आ गए हमारे पास 2:1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।